अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से? आज का हमारा टॉपिक फिस्कल पॉलिसी है। कल वाली क्लास में हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी डिटेल में किया था और उससे पहले फिर हमने सेंट्रल बैंक के रोल किया था, उसके फंक्शंस वगैरह हमने किए। तो उससे पहले हमने इन्फ्लेशन को कंप्लीट किया था और पाकिस्तान के जो मैक्रो टूल्स हैं उसको हमने ऑब्जेक्टिव्स हैं सॉरी मैक्रो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हमने डिस्कस किया था। ओके, बिस्मिल्लाह करते हैं फिस्कल पॉलिसी को। फिस्कल पॉलिसी को टैक्सेशन पॉलिसी भी कहते हैं, बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी भी कहते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, पब्लिक डेट पॉलिसी भी कहते हैं। सबका एक ही मतलब है, लिप्सी एक इकोनॉमिक्स है। डेफिनेशन आपके सामने ये ब्लू से मैंने हाईलाइट की हुई है। लिप्सी अपने वर्ड्स में फिस्कल पॉलिसी को डिफाइन करता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू रेजिंग एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू स्पेंडिंग एक्टिविटीज आर कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है? हम सबको मालूम है, टैक्सेस है। टैक्सेशन का चैप्टर ऑलरेडी आप पब्लिक फाइनेंस में करके आ चुके हैं। अगर मैं टैक्सेस की बात करता हूँ, कंपलसरी पेमेंट होती है जो कंट्री की जनरल पब्लिक गवर्नमेंट को पे करती है। गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्सेशन होता है। अब अगर मैं जनरल पब्लिक की बात करता हूँ, दो पार्ट्स में क्लासिफाई होती है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो ये कंपलसरी पेमेंट होती है। इसी तरह सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में जब आपने विड्रॉल किए, विड्रॉल में हमारा सेविंग टैक्सेशन इंपोर्ट होता है। टैक्सेस किसको दिए जाते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में? वो आपने देखा गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। इसी तरह फर्म भी जो है वो टैक्सेस पे करता है। अच्छा, विड्रॉल हाउस होल्ड जो टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करता है उससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है। वो जो जीडीपी का हमारा फॉर्मूला है, जी की जो बात हो रही है, जो हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया, सी प्लस आई जी प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो यहाँ पे जी की बात हो रही है। तो जो टैक्सेस हाउस होल्ड ने पे किया उससे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो रही है, जो कि फर्म्स के लिए इंजेक्शन बनता है। इसी तरह जब फर्म्स जो है गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं तो उससे गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट होती है, इस तरह के वेलफेयर के काम वगैरह हो होते हैं जो ऑलरेडी आप उसमें नेशनल इनकम में करके आ चुके हैं। तो गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्सेशन होता है। लिप्सी कह रहा है गवर्नमेंट रेवेन्यू रेजिंग एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू स्पेंडिंग एक्टिविटीज आर कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट कहाँ से रेवेन्यू रेज कर रहा है? टैक्सेशन के थ्रू कर रहा है। और उस रेवेन्यू को अपकमिंग ईयर पे कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, कंट्री की फिस्कल पॉलिसी है। इस डेफिनेशन के हिसाब से किसी भी कंट्री का जो फेडरल बजट है वो कंट्री की फिस्कल पॉलिसी है, क्योंकि फेडरल बजट के अंदर यही होता है। पाकिस्तान का फेडरल बजट जुलाई में आता है, अगले साल जून तक है। इसके अंदर यही होता है कि कितना टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा और उस रेवेन्यू को अपकमिंग ईयर पे कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तभी फिस्कल पॉलिसी को बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं। इसी तरह टैक्स की बात हो रही है, इसको टैक्सेशन पॉलिसी भी कहते हैं। इसी तरह इसको गवर्नमेंट पॉलिसी भी कहते हैं, क्योंकि बजट कौन अनाउंस करता है? फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करते हैं, तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया। इसी तरह इसको इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी ये होगी कि पूरे एक साल की मईशत की पॉलिसी हो गई। इसी तरह इसको डेट पॉलिसी भी कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान का पिछले काफी सालों से डेफिसिट बजट आ रहा है। डेफिसिट बजट का मतलब हमारे जो है टैक्स रेवेन्यू कम है और हमारी कंट्री के एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो फिर वही हम लोग कर्जे लेते हैं, आईएमएफ वगैरह से लोन लेके अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो लिप्सी की डेफिनेशन में पब्लिक डेट्स की बात नहीं हो रही, लेकिन अब ऊपर वाली डेफिनेशन देखिएगा जो लिखी हुई है यहाँ पे। कह रहा है फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेट्स विद अ व्यू टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। ठीक है, यानी क्या हो रहा है? टैक्सेशन की पॉलिसी है ये, टैक्स कलेक्शन हो रहा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, कंट्री के अंदर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं या वेलफेयर के काम हो रहे हैं। इसी तरह डेट पॉलिसी है, यानी अगर किसी कंट्री का बजट डेफिसिट में आ रहा है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, पाकिस्तान का बजट पिछले काफी सालों से डेफिसिट में आ रहा है, तो फिर क्या होता है? वही आईएमएफ से कर्जे वगैरह लेके हम लोग जो है वो अपने डेवलपमेंट के काम करते हैं। तो ये हमारी फिस्कल पॉलिसी हो गई। इन शॉर्ट, आसान अल्फाज में, किसी भी कंट्री का जो फेडरल बजट होता है वो इस कंट्री की फिस्कल पॉलिसी है। अच्छा देखें, पहली डेफिनेशन में यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट की बात हो रही है। अब ये डिजायर इफेक्ट क्या है? ये हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी आ गया। वही ऑब्जेक्टिव हैं जो गवर्नमेंट के मैक्रो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वही ऑब्जेक्टिव हैं जो हमने लास्ट क्लास में मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव हमने किए थे, वही ऑब्जेक्टिव हैं, सेम ऑब्जेक्टिव हैं। सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी में एक एडिशनल ऑब्जेक्टिव था। ऑलरेडी हम इसकी डिस्कशन डिटेल में करके आ चुके हैं अपना मैक्रो ऑब्जेक्टिव वाली क्लास में। हल्का सा ब्रीफ कर रहा हूँ। फिस्कल पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्टिव अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑलरेडी बता चुके हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट लिखा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव होता है फुल एम्प्लॉयमेंट के करीब आने। हर कंट्री में हल्की फुल्की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी आपकी हो सकती है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। सेकंड, अचीविंग प्राइस स्टेबिलिटी, यानी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ऑलरेडी पहले हमने डिस्कस किया हुआ है
फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करें, या जो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल करें, और बेसिकली अभी जो टूल्स करेंगे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के हिसाब से करेंगे। इसके बाद नंबर थर्ड आ रहा है अचीविंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और एलिमिनेटिंग बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल बेसिकली, अच्छा एलिमिनेटिंग से मुराद बिजनेस साइकिल में आप लोगों ने किया हुआ है मैक्रो के अंदर, ठीक है। बिजनेस साइकिल को ट्रेड साइकिल भी कहते हैं, यानी बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल की डेफिनेशन ये आती है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन ओवर द टाइम पीरियड इज कॉल्ड ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल। यानी एक टेन्योर के अंदर जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आ रही है उसमें जो भी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उसको बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल कहते हैं। 4 फेजेस में आती है, बूम, रिसेशन, डिक्लाइन, रिकवरी। बूम का मतलब इकोनॉमी टॉप पे जा रही है, सारे जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं वो अचीव हो रहे हैं। समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ यार, शाहिद खान अफरीदी की, उसका नाम बूम बूम कैसे पड़ा? मेरे ख्याल से किसी इंडियन एक्स क्रिकेटर ने, कमेंटेटर ने, एक्स क्रिकेटर थे और कमेंटेटर ने उनका ये वो लकब दे दिया बूम बूम। मतलब यही होता था कि शाहिद अफरीदी लाला जब आते थे ग्राउंड में, हारे हुए मैचों का नक्शा पलट दिया करते थे अपने छक्के चौके लगा के। तो बूम का मतलब इकोनॉमी आपकी टॉप पे जा रही है, सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं, ठीक है। और रिसेशन, मसले मसाइल आ रहे हैं। डिक्लाइन का मतलब इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया। रिकवरी या रिवाइवल, दोबारा से बहाली की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पे नॉर्मली ऑब्जेक्टिव क्या हो रहा है कि भाई आप बूम को अचीव करो, या बूम को नहीं तो उसके करीब तरह आओ। उसके बाद इंप्रूविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑलरेडी बैलेंस ऑफ पेमेंट का ऑब्जेक्टिव बता दिया था, इंशाल्लाह थोड़ी देर में बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी यार लेक्चर हमारा होगा तो वहां पे फिर डिटेल में देखेंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी ऑलरेडी मैक्रो ऑब्जेक्टिव में डिस्कस हो चुका है कि अमीरों से टैक्सेस लिए जाएंगे। अमीरों से जो टैक्सेस लिए जाते हैं डायरेक्ट टैक्सेस होता है, डायरेक्ट टैक्सेस लेके गरीबों को काम स्टार्ट करवा के दिया जाएगा। एक्सीलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी कंट्री के जीडीपी के ऊपर काम होगा, ठीक है। सारे हुए ऑब्जेक्टिव मैंने फास्टली बताया क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, तो हम इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब नॉर्मली ज्यादातर कुछ जो क्वेश्चन आता है वो फिस्कल पॉलिसी के टूल्स वगैरह के ऊपर, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के हिसाब से आता है। ऑलरेडी इन्फ्लेशन में हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन कर लिया था, तो अब मैं डायरेक्ट उन टूल्स की तरफ आ रहा हूँ। हम लोग आ जाते हैं टूल्स की तरफ। इसमें डायरेक्ट आप लोग आ जाएं अपना क्या कहते हैं यहाँ पे, ये जो रिक्वायर्ड चीजें हैं उसको करेंगे, अननेसेसरी चीजों को नहीं करेंगे। आ, हमारे जो हैं फिस्कल पॉलिसी भी हमारी दो किस्म की होती है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी दो किस्म की थी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसी तरह फिस्कल पॉलिसी भी दो किस्म की होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। पहले मैं इस सेकंड वाले कॉन्ट्रैक्शनरी को बताने जा रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है कि अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अप्लाई की जाएगी। कैसे की जाएगी? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या कह रहा है कि यार इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रोथ को थोड़ा स्लो डाउन करेंगे। अब कैसे होगा? इन्फ्लेशन ज्यादा होने का कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ कि यार कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा और डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कॉज बन रहा है। अब कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का पहला टूल आ रहा है इंक्रीजेस टैक्सेस। टैक्सेस में क्या होगा? आप लोगों ने नेशनल इनकम के चैप्टर में डिस्पोजेबल इनकम या डिस्पोजेबल पर्सन इनकम किया। डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला, पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को लेस करेंगे, पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को लेस करेंगे तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम आती है। आसान सी मिसाल ले रहा हूं, बहुत ही सिंपल ताकि समझ में आए। पर्सनल इनकम थी 50,000, डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे थे 2,000, आपके हाथ में है 48,000। अब ये आपकी होगी डिस्पोजेबल इनकम। अब 48,000 रुपीज में से 45,000 आपकी कंजम्पशन हो रही थी, बाकी 3,000 रुपए आपकी सेविंग हो रही थी। तो डिस्पोजेबल इनकम का सेकंड फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। गवर्नमेंट को लग रहा था कि भाई एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है जो कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कॉज बन रहा है। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। इनकम आपकी वही है, टैक्सेस इंक्रीज करके कर दिए। मैं यहीं पे कलर चेंज किए, 8,000 कर दिए। अब आपके हाथ में कितने आ रहे हैं? 42,000। 42,000 में से आपकी कंजम्पशन हो गई 42,000 की, सेविंग एज्यूम कर रहे हैं जीरो हो गई। अब पहले आपकी कंजम्पशन हो रही थी 45,000,
अब 42,000 कंजम्पशन हो रही है, यानी 3,000 से कंजम्पशन रिड्यूस हुई। ये तो मैं बहुत ही माइक्रो लेवल पे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आप कंट्री लेवल पे जरा एज्यूम करें। यानी कंट्री के अंदर जब टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो कंट्री की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी। डिस्पोजेबल इनकम कम होने का मतलब लोगों की कंजम्पशन कम हो रही है। लोगों की कंजम्पशन कम होने का मतलब एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है। एग्रीगेट डिमांड कम होगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शनरी के अंदर ये होता है कि टैक्सेस को इंक्रीज करके एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल किया जाता है। इन्फ्लेशन, एग्रीगेट डिमांड कंट्रोल होती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। नंबर सेकंड, इसके अंदर आ रहा है रिड्यूस सब्सिडीज। यानी सब्सिडीज गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है नॉर्मली जो प्रोड्यूसर को मिलती है, नॉर्मली उन प्रोड्यूसर को जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के अंदर खेल रहे होते हैं, यानी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ताकि उसकी कॉस्ट कम आए। अब गवर्नमेंट सब्सिडीज को रिड्यूस करेगी, सब्सिडीज को रिड्यूस भी कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी में। इससे भी एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल किया जाता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल पिछली गवर्नमेंट ने पेट्रोल को ऊपर सब्सिडी दी हुई थी, तभी पेट्रोल 150 रुपए लीटर था। उसके बाद आ रहा है नंबर थर्ड में वेज फ्रीज, यानी वेजेस को कांस्टेंट कर दिया जाएगा। मिनिमम वेज में वेजेस को ज्यादा किया जाता है, मिनिमम वेजेस की पॉलिसी को अप्लाई नहीं किया जाएगा। जब वेजेस एक जगह पे कांस्टेंट हो जाएंगी, अल्टीमेटली क्या होगा, लोगों की इनकम कांस्टेंट है, लोगों की कंजम्पशन कांस्टेंट हो जाएगी। क्योंकि आप लोग कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ के आ चुके हैं, जब जब लोगों की इनकम में इजाफा होता है, लोगों की कंजम्पशन में इजाफा होता है, ठीक है। तो वेजेस को एक जगह पे कांस्टेंट किया जाएगा। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करना है, एग्री यानी ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। तो इसके लिए मेन टूल आता है टैक्सेस। टैक्सेस को बढ़ा के एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल किया जाता है, सब्सिडीज को रिड्यूस किया जाता है, या वेजेस को एक जगह पे कांस्टेंट कर दिया जाता है। क्योंकि अगर मुस्तकिल वेजेस इंक्रीज होंगी तो लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होने का मतलब कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कॉज बनेगा। तो ये हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब आ जाते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। यानी डेफिनेशन में कह रहा है द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी दैट सीक्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी जीडीपी को इंक्रीज करना है। नॉर्मली एक्सपेंशन के ऊपर ही काम होता है। जैसा कि मैंने मॉनेटरी पॉलिसी वाले लेक्चर में आप लोगों को डिटेल में बताया था कि भाई कॉन्ट्रैक्शनरी के ऊपर थोड़े टाइम के लिए लगती है, मेन एक्सपेंशन के ऊपर काम होता है। अगर जीडीपी को इंक्रीज करना है तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अप्लाई की जाती है, कॉन्ट्रैक्शनरी के ऊपर आपका काम नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड को ज्यादा करना है। अब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के क्या टूल आ रहे हैं, टैक्स टैक्स कट, टैक्सेस को कम किया जाएगा। जब टैक्सेस कम होंगे, ये जो मैंने यहाँ पे बताया ऑपोजिट कर दें। लोगों टैक्सेस कम होने का मतलब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी। डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो रही है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। तो ये हमारा बेसिकली मेन एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी आ गया। टैक्स रिबेट, अपने आप को एक मैन्युफैक्चरर कंसिडर करें। आपने गवर्नमेंट को 20 करोड़ का टैक्स पे करना था, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर आपको डिस्काउंट दे दिया। उस टैक्स के ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है उसको रिबेट कहा जाता है। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 20 करोड़ का टैक्स पे ना करो, बल्कि क्या करो, 2 करोड़ का टैक्स पे करो। आपने 2 करोड़ का टैक्स पे कर दिया, 18 करोड़ की आपकी सीधी सीधी बचत हो गई। अब एक इन्वेस्टर क्या करेगा, क्या वो अपनी फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर पे निकल जाएगा? नहीं भाई, इन्वेस्टर जो बिजनेस के अमाउंट होती है, पैसे होते हैं, उसको वहीं पे इस्तेमाल कर रहा होता है, उसको पर्सनल यूज में इस्तेमाल नहीं करता। अब यहाँ पे जो आप लोगों को टैक्स रिबेट मिला, आप लोग इन्वेस्टर में कंसिडर कर रहा हूँ, आप लोगों को जो टैक्स रिबेट मिला, एक इन्वेस्टर क्या करेगा, कोई नई फैक्ट्री लगाएगा। जरा समझिएगा, नई फैक्ट्री लगाई, ऑलरेडी फैक्ट्री आपके पास है, एक लगी हुई है, आपने एक नई फैक्ट्री स्टार्ट कर दी। जब नई फैक्ट्री आपने स्टार्ट की तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसमें प्रोडक्शन होगी। एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में ऑलरेडी प्रोडक्शन हो रही है, नई फैक्ट्री लगी उसके अंदर आपकी प्रोडक्शन होगी, तो जीडीपी इंक्रीज होगा। एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में ऑलरेडी लेबर काम कर रहा है, नई फैक्ट्री जब आपने लगाई है तो अल्टीमेटली आपको लेबर नया रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि पुराना लेबर तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने आपको टैक्स रिबेट दिया, डिस्काउंट दिया, जिसकी वजह से जो आपकी वो एक किस्म का जो डिस्काउंट मिला उससे आपने कोई नई जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। इससे कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है, लोगों की इनकम जनरेट हो रही है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। तो एक हमारा ये एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल हो गया। सेकेंड आ रहा है नंबर थर्ड,
इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी स्पेंडिंग के अंदर इंक्रीमेंट करेगी। फॉर एग्जांपल स्पेंडिंग किस किस्म की हो रही है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग हो रही है, जिसके अंदर रोड हो गया, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई। ये हमने मैक्रो ऑब्जेक्टिव वगैरह के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं। तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कर रही है रोड्स के ऊपर, इनके ऊपर, चीजों के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही है। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी तो इससे हमारी डोमेस्टिक ट्रेड फास्ट होगी, तो ये हमारा, इससे हमारी ग्रोथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिजिकल, सॉरी, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी में मेन आपको क्या हुआ, किसी भी कंट्री का जो फेडरल बजट है वो कंट्री की फिजिकल पॉलिसी है। ऑब्जेक्टिव वही है जो मॉनेटरी पॉलिसी के थे। मॉनेटरी पॉलिसी का सिर्फ एक इजाफी ऑब्जेक्टिव था जो हमने किया था, सेफ गार्डिंग गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री। बाकी वही ऑब्जेक्टिव है जो मैक्रो ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी हमें हमेशा एक साथ अप्लाई की जाती है। तो ऑब्जेक्टिव सेम, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव चेंज आ रहा था। फिर हमने इसके टूल्स देख लिए, एक्सपेंशनरी फिजिकल एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, एग्रीगेट डिमांड को कम करना है, तो इसमें टैक्सेस ज्यादा होंगे, सब्सिडीज को रिड्यूस किया जाएगा, इसी तरह वेजेस को एक जगह पे लाके कांस्टेंट किया जाएगा। एक्सपेंशनरी के अंदर एग्रीगेट डिमांड को ज्यादा करना है, टैक्स कट होंगे यानी टैक्सेस कम होंगे, टैक्स के ऊपर रिबेट मिलेगा, इसी तरह गवर्नमेंट स्पेंडिंग वगैरह होगी, सब्सिडीज वगैरह भी आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल पॉलिसी कॉन्साइज करके कंप्लीट हो गया। इसकी लिमिटेशन भी आती हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको जो है हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ। यानी पाकिस्तान जैसी कंट्री में फिजिकल पॉलिसी की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशन कह लें, प्रॉब्लम कह लें। नंबर वन आ रहा है रिकग्निशन लैग। हम प्रॉब्लम ऑफ टाइम में रिकग्निशन लैग। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को सही टाइम पे रिकग्नाइज ही नहीं किया जाता। और ये सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हो रहा, ये हम घर के लेवल पे भी हो रहा है। घर की छोटी सी मिसाल ले लें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। घर में कोई बीमार होता है, जैसे मौसम सर्दी का चल रहा है, बीमार हो रहा है, क्या फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं। पहले घर में वही टोटका अप्लाई कर लेंगे, यार 2-3 दिन तक पेनाडोल खाते रहे, पेनाडोल खाते रहे, कोई रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ, नहीं तब भी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, फिर गूगल पे हमने वही कोई जुबैदा आपा का कोई टोटका निकाल लिया कि यार गला खराब है तो वो शहद में हल्दी डाल के चाट लो, ये कर लो, इस अंदाज का कोई टोटका हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी भी नहीं जा रहे, 1-2 दिन उसमें लग गए, एक हफ्ता इसमें हो गया, अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ, गला वैसे ही खराब है। अब क्या करेंगे, अभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, अब क्या करेंगे, मेडिकल स्टोर वाले के पास जाएंगे। वहां पे नया बच्चा आया, जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, उससे पूछ रहे हैं यार गले का ये हुआ है, मैंने ये पैनाडोल खा ली, ये कर लिया, अब जरा मुझे कोई बता दो यार, अपना क्या कहते हैं, क्या करें। नया लड़का आया था वहां पे मेडिकल स्टोर पे, उसने क्या आपको हैवी एंटीबायोटिक दे दी, आपने 6 दिन का वो कोर्स किया, गला का सत्यानाश हो गया, उसका डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो मतलब क्या आ रहा है, रिकग्निशन लैग गवर्नमेंट लेवल पे भी, ये घरों के लेवल पे भी, ये प्रॉब्लम को सही टाइम पे रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा। नंबर सेकंड आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लैग। देखिए गवर्नमेंट लेवल पे क्या होता है, जब प्रॉब्लम रिकग्नाइज होती है तो फौरन वो नहीं होता, उसका बिल बनता है, उसका डॉक्यूमेंट बनता है, डॉक्यूमेंट बनने के बाद नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली में प्रपोज होता है, वहां पे जाता है, सबमिट होता है, वहां पे 2/3 की मेजोरिटी मिलना लाजमी है। अब आपने नोट कर लिया, न्यूज वगैरह देखते हैं आप लोग, पार्लियामेंट का हाल आप लोग को मालूम ही है, बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ पाकिस्तान लेवल पे नहीं है, इंटरनेशनली भी यही पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर यही मसले मसाइल होते हैं, एक दूसरे के एंटी बयानबाजी, वॉकआउट। फिर हमने ये भी देखे हैं माजी में कि यार वहां पे इजलास, आपकी असेंबली चल रही है, लोग कुछ वहां पे सीनियर पॉलिटिशियन सो रहे हैं, ऊट पटांग बातें, एक दूसरे के एंटी बातें चल रही हैं। तो नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव लैक, एक तो प्रॉब्लम को आपने लेक रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद आप उसका बिल बना के असेंबली में लेके आ रहे हैं, असेंबली में 2-3 साल ऐसे ही लग गए। ठीक है, यानी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ रही है 5 साल के लिए। हमारी तो बदकिस्मती, जब भी डेमोक्रेटिक लीडरशिप आई है, सिर्फ जरदारी साहब का जो जमाना आया था 2008 से 2013, उन्होंने अपना टाइम टेन्योर पूरा किया, उसके अलावा जो भी आए वो कोई भी अपने पूरा टाइम नहीं कर पाए। ठीक है, 5 साल के लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट आ रही है, रिकॉग्नाइज करने में 2 साल लग गए, 1-1.5 साल आपका लग गया एडमिनिस्ट्रेटिव लैग, उसको अप्रूव करवाने में लग गया असेंबली के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 3.5 साल हो गए, 3.5 साल के बाद अप्रूव हो गया, आपने काम स्टार्ट किया, आखिर का 1 साल बचा है ऑपरेशनल लैग, 1 साल बचा, जाने का टाइम आ गया, यानी इलेक्शन का टाइम आ गया, इलेक्शन हुए, कोई नई पॉलिटिकल पार्टी जो है आपकी इसमें लीडरशिप के अंदर आ गई, इलेक्ट हो गई, अब क्या होगा, पाकिस्तान की बदकिस्मती,
जब भी कोई नई इलेक्टेड पार्टी आती है वो हमेशा हमेशा क्या करती है, पुराने वाले के अच्छे कामों को भी बड़ी मुश्किल से कंटिन्यू करती है, ज्यादातर पेंडिंग में चले जाता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ कराची के हिसाब से, जो कराची के स्टूडेंट उनको समझ में आएगा, और इस्लामाबाद लाहौर वाले स्टूडेंट अपने हिसाब से इसको सोच लेंगे। कराची में याद करें 2000 में, आपको बात बता रहा हूँ 2008 की, कश्मीर रोड, कश्मीर रोड से फ्लाईओवर, यानी ये मैं आपको अल्लाह वाली चौरंगी जो मैकडोनल्ड है तारिक रोड का, उसके बाद आपका नूरानी कबाब हाउस आता है, उसके बाद आपका खुदादाद, फिर वहां से कश्मीर रोड के लिए आप निकल रहे हैं। कश्मीर रोड से फ्लाईओवर जो बन रहा था शहीद मिल्लत रोड का, फिर कश्मीर रोड से फ्लाईओवर उतर के वो हमारा यूनिवर्सिटी रोड पे कनेक्ट करना था जेल चौरंगी के उधर, ठीक है। प्रेसिडेंट मुशर्रफ के जमाने में काम चल रहा था, 2008 में उन्होंने रिजाइन किया, जरदारी साहब की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने तकरीबन वो मंसूबा वहां पे तकरीबन 5 साल तक पेंडिंग में रहा। एक एक चीज रह गई थी, वही कश्मीर रोड से जो आपका उतरना था जेल चौरंगी के उधर यूनिवर्सिटी रोड पे, वो आपका इनकम्प्लीट रह गया। उसके बाद 5 साल तक उसके ऊपर काम नहीं हुआ। उसके बाद जब अगली गवर्नमेंट आई 2013 में नवाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने उसका अप्रूव करवा के, जो फिर बाद में अप्रूव करवाते जो भी था लोकल, उसको कंप्लीट करवाया गया, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, ऑपरेशनल लैग हमारी कंट्री, आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट फंक्शन किया, हल्का सा लिंक बना रहा हूं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन आप लोगों ने किया। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में जब आपने काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया, जिसको फिक्स इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, जो कि ये होता है गवर्नमेंट लेवल पे कंडक्ट होती है, कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, कंट्री 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है वॉट एवर द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। लेकिन पाकिस्तान में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक मंसूबा बनता है 20 अरब का, कंप्लीट होता है 90 अरब का, पेंडिंग में चले जाते हैं, तो ये ऑपरेशन लगा गया। सेकंड बी आ रहा है फोरकास्टिंग। देखें, बजट में फिस्कल पॉलिसी बजटरी पॉलिसी, बजट आ गया, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, 2022-23 का बजट आया, एलोकेशन हो गई, हर प्रोविंस की एलोकेशन हो गई। क्या हुआ उसमें, कोई हमने फोरकास्टिंग की बेस पे एक एलोकेशन कर दी कि यार सिंध का ये होगा, केपीके का इतना होगा, पंजाब का ये होगा, हर उसकी हमारी एलोकेशन हो गई, वो सारा हो गया। उसके बाद याद करें 2022 में ये जो हमारे सिंध के अंदर बारिशें हुई, जिन्होंने सैलाब की शक्ल इख्तियार की सिंध के अंदर, उसके बाद क्या हुआ, सारी फसलें तबाह हो गई। क्या बजट, जब आप बजट के बाद हुआ, ये जुलाई के बाद हुआ, ठीक है, क्या उसमें फोरकास्टिंग हुई भी थी, नहीं हुई थी, तो क्या हुआ, अल्टीमेटली हमारी फिस्कल पॉलिसी वहां पे मसला आ गया। अगर पहले से मालूम, ये तो एक अननोन चीज है, कुदरत का इसमें हाथ है, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर, ये बारिश है, एग्रीकल्चर लैंड में बेसिकली इसमें नेचर का रूल ज्यादा होता है, बारिश से ज्यादा होगी, सैलाब की शक्ल इख्तियार कर गई, तो एक प्रॉब्लम आ गई। तो फोरकास्टिंग एक प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे, कि आप फोरकास्टिंग की बेस पे प्रिडिक्शन करते हुए एक बजट बना देते हो, लेकिन कभी कभार आपका जो है उससे थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद आ रहा है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट के अंदर ये बात बताई जा रही है कि अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करता है, तो प्राइवेट सेक्टर अपनी स्पेंडिंग को डिक्रीज करता है, तो ये भी प्रॉब्लम है। क्योंकि पूरी दुनिया में, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, पूरी दुनिया में जो है, या बल्कि नहीं बताया, दूसरी में आईसीएमए में फिजिकल क्लास में मैंने डिस्कस हुआ था, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ गया, शायद आएगा। पूरी दुनिया में अब पीपीपी की बात हो रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हो रही है, यानी दोनों मिलकर काम करेंगे। इसी तरह टैक्सेस, डी आ रहा है टैक्सेस। जब टैक्सेस लगते हैं तो अल्टीमेटली एक डीमोटिवेशन आती है, डीमोटिवेशन आती है, अगर बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर भी टैक्सेस लगते हैं तो डीमोटिवेट होगा, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर सकता है। ई वाला पॉलिटिकल कंसिडरेशन की इतनी जरूरत नहीं है, तो ये मैंने जो प्रॉब्लम्स थी फिस्कल पॉलिसी की, इसको भी हल्का सा कॉन्साइज करके ब्रीफ कर दिया। फिस्कल पॉलिसी हमारी एंड हो रही है, इंशाल्लाह अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको यहीं तक रखते हैं, तो अगले टॉपिक में हम लोग क्लास में स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को।